इस कचरा नायक से सस्ती शराब और बगल की तेज दुर्गंध आ रही थी, लेकिन यह सब उसके जीवन में हुई एक बड़ी त्रासदी के कारण था। और त्रासदी यह नहीं थी कि शावर का पानी खत्म हो गया था, और निश्चित रूप से वह जल्द ही अपनी जिंदगी बदल देगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखो मेरे दोस्त। उसके माता पिता एक आपराधिक संगठन और ट्रक्कुन के कारण एक बेहतर जगह चले गए थे, लेकिन यह शराबी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक जागृत व्यक्ति था जिसके पास क्रूर शक्तियां थीं, और उसने विदेश में 5 साल एक भाड़े के सैनिक के रूप में बिताए थे, जिससे उसकी मानवता का कुछ हिस्सा खो गया था। तो जब वह घर लौटता है, उसके माता पिता को जागृत लोगों के एक आपराधिक संगठन द्वारा दफनाया गया था। ये मुझे सही नहीं लगता। हमारे नायक, जिसका नाम केन है, वह अपनी सारी सैन्य जानकारी और देवताओं से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके इस समस्या में शामिल सभी चीजों और लोगों को नष्ट कर देगा। वह संगठन में घुसपैठ करेगा और उन्हें एक एक करके खत्म करेगा। उसे लिंग की परवाह नहीं होगी। शुभ रात्रि लड़की, मैं तुमसे कल मिलूंगा। एक फोन बजता है। एक युवा महिला बाहर की ओर दौड़ती है, चलते हुए अपने जूते पहनती है। उसका बैज उसे एक रिपोर्टर के रूप में पहचानता है। नाम है ओई मियाहारा। ओई इमारत से बाहर दौड़ती है। उसे अभी भी अपना टिकट खरीदना है। टोक्यो बस टर्मिनल पर रिपोर्टर की बस इंतजार कर रही है। सुबह से दोपहर तक के सभी टिकट बिक चुके हैं। सौभाग्य से युवा महिला ने अपने गंतव्य के लिए आखिरी उपलब्ध टिकट खरीद लिया, जो बस के लिए एक काफी शानदार सीट है। पत्रकार थोड़ी नापसंदगी के साथ बगल में देखती है। उसके बगल में एक आदमी बैठा है जो बेघर आदमी जैसा दिखता है। वह अफसोस करती है कि सभी जगहों में से वह यहाँ आ गई। नाराज होकर महिला सोचती है कि इस आदमी का क्या मामला है। ओई को उस आदमी से शराब की गंध आ रही है। और भी बुरा यह है कि उसके कपड़े इतने गंदे हैं कि वह शायद सीट को गंदा कर रहा है। जिस तरह से वह सो रहा है, ऐसा लगता है कि वह बेघर आदमी पूरी रात शराब पीता रहा। रिपोर्टर अपनी नाक भी ढक लेती है क्योंकि उसके बगल में बैठा आदमी है। ओई अपने बैग से एयरपॉड्स निकालती है और संगीत सुनने लगती है, ताकि वह इस अप्रिय उपस्थिति से खुद को विचलित कर सके। वह आदमी शांति से सोता रहता है। ओई को भी नींद आने लगती है। वह सुबह से ही बुरा दिन बिता रही है। वह युवती संगीत सुनते हुए सो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका दिन और कितना बुरा हो सकता है। नींद के अंधेरे से ओई आगे की ओर फेंके जाने पर जाग जाती है। उसके एक ईयरबड उड़कर फर्श पर गिर जाता है। उसके आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं। वो महिला समझने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। उसने जागते ही एक जोरदार धमाका सुना। डरी हुई ओई सोचती है कि यह सब क्या हो रहा है। उसके चारों ओर लोग गिरे हुए हैं। बस की खिड़कियां टूटी हुई हैं और पर्दे खिंचप से ढके हुए हैं। आगे का दृश्य पूरी तरह से अराजकता है। बस खंडहर में है और फर्श लाल रंग में रंगा हुआ है। ड्राइवर ने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर मारा और बेहोश हो गया। बाहर हम देखते हैं कि बस पहाड़ की मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और अब एक चट्टान से लटकी हुई है। ओई संघर्ष करते हुए अपनी कमर पर बंधी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है। सीट बेल्ट आखिरकार खुल जाती है, लेकिन बस जो मुश्किल से लटकी हुई है हिलने लगती है। वाहन के नीचे की जमीन टूट जाती है और बस नीचे गिरने लगती है। रिपोर्टर अब मुक्त गिरावट में है। उसके चेहरे पर शुद्ध निराशा दिखाई देती है। वह चिल्लाती है। उसके हाथ बाहर की ओर बढ़ते हैं, कुछ भी पकड़ने में असमर्थ। युवती सोचती है कि क्या वास्तव में यही उसका अंत होगा। तभी एक हाथ उसकी मदद के लिए आता है। रिपोर्टर के गिरने से पहले वह हाथ उसे बेल्ट से पकड़ लेता है। आश्चर्यचकित ओई अपने उद्धारकर्ता की ओर देखती है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा बेघर आदमी केन है, जिसकी एक हाथ बस पर है और दूसरा हाथ पूरी तरह से महिला की बेल्ट को पकड़े हुए है, जो शायद चमड़े की है। उसके लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे को ढकते हैं, सिवाय ठंडी नजर के। घटनाओं की श्रृंखला से ओई सदमे में है। कांपते हुए पत्रकार उस बेघर आदमी को पहचानती है। वह केन के अग्रभाग को पकड़ती है, जो उसके दोनों हाथों से बड़ा है। हिलते हुए ओई अपनी जान बचाने के लिए नायक को धन्यवाद देती है। जवाब देने का समय नहीं है। बेघर केन को एहसास होता है कि बस की स्थिति और खराब हो रही है। वह एक टूटी हुई खिड़की देखता है। वो मौके का फायदा उठाता है और महिला को, जो अभी भी धन्यवाद कह रही है, खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो स्तब्ध है और उड़ जाती है। जैसे ही केन बस के साथ गिरता है, महिला विपरीत दिशा में उड़ती है। ओई घास में अपनी पीठ के बल जोर से गिरती है। वो शिकायत करती है कि बेघर आदमी ने उसे अचानक बाहर फेंक दिया, लेकिन तभी बस, जो अभी भी गिर रही है, विस्फोट हो जाती है, जिससे रिपोर्टर की एक छोटी चीख निकल जाती है। अभी भी अपने चेहरे को ढकने के लिए हाथ उठाए हुए रिपोर्टर दृश्य को देखती है। ओई चिंतित हो जाती है, ये महसूस करते हुए कि बस में अभी भी लोग थे। वाहन ढलान पर लुढ़कता रहता है। पत्रकार केवल अविश्वास में देख सकती है। अब जब कुछ भी इसे रोक नहीं रहा है, बस पानी की ओर मुक्त गिरावट में है। पहले समुद्र बस को पूरी तरह निगल लेता है, लेकिन जल्द ही वाहन का सिरा सतह पर फिर से उभर आता है। पानी और चट्टानों के बीच परिवहन का एक छोटा हिस्सा अभी भी देखा जा सकता है। पहाड़ की सड़क पर एक भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो रही है, हमेशा एक आपदा देखने के लिए उत्सुक। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि इसमें 10 से अधिक कारें शामिल थीं, दोनों लेन में, और लड़की पूरी तरह से एक चट्टान पर फंसी हुई है। ओई का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब उसे कुछ एहसास होता है। जिसने उसे बचाया वो वही बेघर आदमी था जो उसके बगल में बैठा था। जैसे ही वह याद करती है, रिपोर्टर उन सभी खोई हुई जिंदगियों का शोक मनाता है। वह एक पल के लिए चट्टान पर झुककर खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन एक चीख उसे उसके विचारों से बाहर खींच लाती है। ऊपर खड़े बच्चे जो त्रासदी देख रहे हैं बताते हैं कि कुछ लोग बच गए हैं। अविश्वास में ओई किनारे की ओर बढ़ती है ये देखने के लिए। कोई बस की विंडशील्ड से बाहर चढ़ रहा है। नायक किसी को अपनी पीठ पर लेकर आता है। ओई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही है। केन एक घुटने के बल टिकता है और लगभग पूरी तरह से बस से बाहर है। ये दृश्य रिपोर्टर को एक विचार देता है। वो अपनी जेब से फोन निकालती है और आपदा का लाइव स्ट्रीम करने का फैसला करती है। बस एक क्लिक से वो लाइव हो जाती है। वो वास्तविक समय में एक आपातकालीन प्रसारण शुरू करती है। उसका विविध दर्शक वर्ग इसे देखना शुरू करता है। ओई दर्शकों को दुर्घटना के बारे में जानकारी देती है। चूंकि वह उस शो के आधिकारिक चैनल से सीधे प्रसारण कर रही है जिसके लिए वह काम करती है, जल्द ही बहुत से लोग देखने लगते हैं। पत्रकार पानी में बस की स्थिति दिखाती है। जैसे ही वह कैमरा वाहन की ओर करती है, ओई यात्रा के बारे में विवरण देती है।
फिर से विंडशील्ड से एक सिर बाहर आता हुआ देखा जा सकता है। केन के बचाव का प्रसारण फिर से केन को लोगों को बचाते हुए लाइव प्रसारित करते हुए वो उसे एक नायक के रूप में वर्णित करती है। नायक फिर से तैरते वाहन से उठता है। बच्चे उसे पागल होते हुए देखते हैं। चैट पूरी तरह से टिप्पणियों से भरी हुई है। स्ट्रीम पर हम देखते हैं कि हीरो 5 लोगों के साथ उभर रहा है, जैसे उन्हें टहलाने ले जा रहा हो। हालांकि नायक के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। केन वाहन के पास एक चट्टान देखता है। वह सबको पकड़े हुए कूदने में सफल होता है और वही 1 सेकंड के लिए भी कैमरा उस पर से नहीं हटाती जब एक सूचना आती है। उसका बॉस उससे पूछता है कि यह आपातकालीन प्रसारण आखिर है क्या। वो फिल्मिंग करती रहती है जबकि वह उसके ठिकाने के बारे में संदेश भेजता रहता है, अपने बॉस को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, जो कहता है कि यह दुर्घटना प्रसारित करने का समय नहीं है। पत्रकार लाइव स्ट्रीम जारी रखती है। आओई अपने बैग से एक टैबलेट निकालती है जो किसी चमत्कार से अभी भी काम कर रहा है। टैबलेट न केवल काम कर रहा है बल्कि उस पर एक खरोंच भी नहीं है। रिपोर्टर अपने बॉस को संदेश भेजती है कि उसके पास फिल्मिंग रोकने का समय नहीं है और वह बाद में समझाएगी। शो के अन्य स्टाफ सदस्य निराश हो जाते हैं। ये समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। न्यूज रूम के स्टाफ आपस में बहस करते हैं कि क्या करना चाहिए। इस समय हर कोई बहुत व्यस्त लगता है। पृष्ठभूमि में साउंड बोर्ड पर एक तकनीशियन ओई के लाइव फीड की आवाज बढ़ा देता है। ओई द्वारा शुरू किया गया प्रसारण लाइव जारी रहता है। दुर्घटना देख रहे बच्चों की चीखें सुनकर रिपोर्टर चौंक जाती है। आओई स्ट्रीम जारी रखने के लिए चट्टान से फोन उठा लेती है। अब बस का किनारा दिखाई दे रहा है। वाहन पानी में मगरमच्छ की तरह घूम रहा है। धारा बस को 2 चट्टानों की ओर खींचने लगती है। केन देखता है कि वाहन बहकर जा रहा है। हालांकि एक बचाई गई महिला को 2 लोग पकड़े हुए हैं क्योंकि वह बहुत परेशान है। महिला चिल्लाती है, असहनीय, कि उसका बेटा अभी भी बस में था और उसे अकेले बचाने का कोई मतलब नहीं था अगर उसे भी नहीं बचाया गया। बस पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। एक पल के लिए केन स्थिति का आकलन करता है। नायक बारिश की ओर देखता है जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर वह पानी की ओर दौड़ता है। केन यानागिमोटो लहरों में सिर के बल गोता लगाता है। रिपोर्टर को अंततः एहसास होता है कि नायक वही व्यक्ति है जिसने उसे बचाया था। केन डूबे हुए वाहन की ओर तैरता है। पानी के नीचे नायक अपनी आंखें खोलता है। अपनी शक्तियों को सक्रिय करते हुए नायक की आंखें चमकने लगती हैं। बस के अंदर हल्की नीली रोशनी फैल जाती है। मलबे के बीच देखते हुए केन लड़के को खोजता है। जल्द ही नायक बच्चे को ढूंढ लेता है। लड़का बस के मलबे के बीच बेहोश है। केन बच्चे की ओर तैरता है। वो पीड़ित को दबाए हुए धातु की एक छड़ पकड़ता है। इसे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए हीरो लड़के के ऊपर से मलबा हटाता है। केन लड़के को खतरे से बाहर निकालता है। बच्चे को अपनी बाहों में पकड़े हुए हीरो बेहोश पीड़ित की ओर देखता है। अब बच्चे को लेकर नायक डूबती हुई बस से बाहर तैरता है। हालांकि वाहन डूबता रहता है और स्थिति अधिक खतरनाक हो जाती है। केन अपने चारों ओर हो रही हलचल को देखता है और इधर उधर देखता है। नायक समझता है कि अब दोनों खतरे में हैं। शक्ति से चमकते हुए नायक बच्चे को ढाल देता है जब मलबा डूबती हुई बस की दिशा में गिरता है। बाहर रिपोर्टर चिंतित होकर स्थिति देख रही है। वह अभी भी अपने फोन से फिल्म बना रही है। सोच रही है कि कहीं केन बस में फंसा तो नहीं है क्योंकि वह बाहर नहीं आया है। लहरों में एक चमकीली पीली चमक दिखाई देती है। पानी में एक बड़े विस्फोट से हर कोई हैरान है, जिससे बस का मलबा उड़ने लगता है। बच्चे की मां निराशा में देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं जब वह अपने बेटे के बारे में सोचती है जो बस में रह गया है। एक आदमी मां को रोकता है जब वह अपने बेटे के पीछे पानी में कूदने की कोशिश करती है। उनसे उसे जाने देने की विनती करती है। सभी की उम्मीदों के विपरीत पानी से एक हाथ उभरता है। हमारे नायक का हाथ एक चट्टान को मजबूती से पकड़ता है। एक पल में केन खुद को ऊपर खींचता है, बच्चे को बाहों में लिए हुए। महिला स्तब्ध और राहत महसूस करती है कि उसका बेटा बचा लिया गया। मां लड़के को गले लगाती है जिसने किसी चमत्कार से एक आंख पहले ही खोल ली। नायक उनके पुनर्मिलन को बिना कोई भावना दिखाए देखता है। हजारों लोग आपातकालीन प्रसारण के माध्यम से इस दृश्य को देखते हैं। चैट उस रहस्यमय व्यक्ति के वीरतापूर्ण कार्य पर उन्मत्त हो जाता है। अंततः अग्निशमन विभाग पहले उत्तरदाताओं के साथ पहुंचता है। जो भी व्यक्ति इस स्थिति को करीब से या प्रसारण के माध्यम से देख रहा था, अब केन को एक महान नायक के रूप में देखता है। बारिश से अंधेरे बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकलने लगती हैं। समाचार साइट्स का अनुमान है कि 12 वाहनों की दुर्घटना संगठित अपराध के कारण हुई थी। दुर्घटना में मृतकों की संख्या 200 लोगों तक पहुंच गई। जनता ने इस घटना में रुचि दिखाना शुरू किया। हालांकि वे वास्तव में जो हुआ उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए। ये कहानी टोक्यो के सुबह के समाचार में घोषित की गई और सार्वजनिक सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। हालांकि कुछ पत्रकारिता लेखों ने नए सार्वजनिक नायक पर ध्यान बनाए रखा। आधुनिक समाज का ध्यान उस रहस्यमय व्यक्ति पर केंद्रित था जिसने तटीय सड़क से गिरी बस से लोगों को बचाया। कुछ दिनों बाद एक इमारत के अंदर एक निश्चित कर्मचारी को डांट पड़ रही थी। स्टूडियो के अंदर बॉस का भाषण जारी रहा। आओई धैर्यपूर्वक अपने बॉस की शिकायतें सुन रही थी कि आपातकालीन प्रसारण कितना गैर जिम्मेदाराना था। लड़की इस बात से हैरान थी कि उसके सहकर्मी उसके बारे में कितने चिंतित थे। रिपोर्टर के बॉस ने उसे बताया कि हर कोई बेहद चिंतित था क्योंकि वह दुर्घटना के बीच में फंस गई थी। आओई को तब बहुत अच्छा लगा जब उसने अपने वरिष्ठ से सुना कि अब सब ठीक है क्योंकि वह सुरक्षित है। हालांकि पत्रकार औपचारिक माफीनामा पत्र लिखने से नहीं बच सकी। जैसे ही ओई जाने वाली थी, उसके बॉस ने स्पष्ट कर दिया कि उसे सिर्फ एक पत्र लिखने की सजा इसलिए मिली क्योंकि प्रसारण बहुत सफल रहा था। काम पर वापस भेजे जाने के बाद रिपोर्टर सोचने लगी कि रहस्यमय हीरो ठीक है या नहीं। उसने पैरामेडिक्स से उस आदमी के बारे में भी पूछा था, लेकिन वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। टोक्यो के गुमनाम हीरो की कहानियों को कवर करने के लिए नियुक्त ओई उसे धन्यवाद देने के लिए दृढ़ थी। तभी रिपोर्टर को अपने उद्धारकर्ता के साथ साक्षात्कार करने का विचार आया।
कहीं और हमारा हीरो अन्य मामलों में व्यस्त था। केन एक व्यक्ति हार्म्स के साथ फोन पर था। हार्म्स ने फोन का जवाब देते हुए कहा कि वह लोगों के हीरो से कॉल की उम्मीद नहीं कर रहे थे। नायक ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा कि वह उपनामों के साथ बंद कर दे। फिर हार्म्स ने पूछा कि क्या वह उन्हें हीरो केन कह सकते हैं। केन ने धैर्य खोते हुए जवाब दिया कि उसने गपशप करने के लिए फोन नहीं किया। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था और हीरो से पूछा कि उसे क्या चाहिए। केन ने उसे बताया कि वह किसी को ढूंढ रहा है। टोक्यो के महान शहर में एक और दिन शुरू होता है। दीवारों पर एक पोस्टर रहस्यमय लोगों के नायक की खोज की घोषणा करता है। दीवार पर चिपके कागज पर उस दृश्य की एक फोटो है जहां उसने बस यात्रियों को बचाया था। प्रसारण कार्यालयों के अंदर अराजकता का माहौल है। स्टाफ के फोन पर कई शरारती कॉल्स आ रही हैं जो नायक के बारे में झूठ बोल रही हैं। बैठते हुए आओई को रहस्यमय व्यक्ति की खोज शुरू करने का पछतावा होता है। पत्रकार सोचता है कि कितनी फर्जी खबरें फैल रही हैं। ऑनलाइन विभिन्न लोग कॉस्प्ले कर रहे हैं और लोगों के नायक होने का नाटक कर रहे हैं। चीजें तब बदलती हैं जब स्क्रीन पर एक छोटी संख्या दिखाई देती है। एक सूचना ने आओई का ध्यान खींचा। ये रिपोर्टर के एक पुराने सहयोगी से है। महिला जल्दी से घोषणा करती है कि उसे थोड़ी देर के लिए कार्यालय छोड़ना होगा। अपना बैग उठाती है और बाहर निकल जाती है। उसके सहकर्मी सोचते हैं कि वह इतनी व्यस्तता के समय कहाँ जा रही है। एक सहकर्मी उस महिला को पुकारने की कोशिश करता है जो पहले ही जा चुकी है, बिना यह देखे कि उसकी मॉनिटर स्क्रीन पर क्या था। एक सफेद कार शहर के पार जाती है। वाहन खाली सड़क पर तेजी से चलता है। कार के अंदर ओई फोन कॉल पर है। वह कहती है कि वह वही व्यक्ति है जिसे पहले एक संदेश मिला था और शहर से बाहर ड्राइव करती रहती है। आगे एक संकेतक दिखाता है कि कब्रिस्तान दाईं ओर है। वाहन अब पार्क हो चुका है। फोन पर से एक फोटो में दिखाया गया है कि बहुप्रतीक्षित हीरो कई साके की बोतलों के साथ एक कब्र के पास बैठा है। फोटो लेने वाला व्यक्ति खुद को ताकेरू अकियामा के रूप में पहचानता है। टकेरू कुछ महीने पहले कब्रिस्तान में था जब एक अजीब कपड़े पहने आदमी एक कब्र के पास दिखाई दिया। पत्रकार रिपोर्ट करता है कि भेंट चढ़ाने के बाद उस आदमी ने बहुत सारी शराब खरीदी और उस कब्र के पास जाती है जहां हीरो को देखा गया था। महिला उस जगह को ध्यान से देखती है। अपने फोन पर खोजते समय रिपोर्टर को याद आता है कि मुखबिर ने कहा था कि कब्र जून में बनाई गई थी। आओई को याद आता है कि उसके बगल में बैठे व्यक्ति से शराब की गंध आ रही थी। साथ ही उसके पैंट और जूतों पर कीचड़ भी था। पत्रकार को पछतावा होता है जब उसे एहसास होता है कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति कोई भिखारी नहीं बल्कि शोक में डूबा एक युवा व्यक्ति था। ताकेरू की ओर मुड़कर महिला पूछती है कि क्या जानता है कि यह किसकी कब्र है। नायक को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित आओई यह भी पूछती है कि परिवार के लिए कौन जिम्मेदार है। यहाँ तक कि टीवी पर भी एंकर लोगों के हीरो की खोज की घोषणा करता है। अत्यधिक जीवंत शहर विज्ञापनों और पोस्टरों से भरा हुआ है जो रहस्यमय व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। सारी पब्लिसिटी के बावजूद केन अब साधारण कपड़े पहनकर सड़कों पर बिना ध्यान दिए चलता है। अपने बाल कटवाकर और दाढ़ी बनवाकर नायक ने अपनी युवा उपस्थिति फिर से प्राप्त कर ली है। चिंतित कि जो लोग उसे ढूंढ रहे हैं वे उसकी शक्तियों को पहचान सकते हैं। युवा व्यक्ति सोचता है कि वह संगठित अपराध को खत्म करना कितना पसंद करेगा, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं है। केन ने अपराधियों को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया था। नायक ने निष्कर्ष निकाला कि यह उसके लिए अधिक सुरक्षित होगा। काफी जांच के बाद युवा व्यक्ति को पता चला कि संगठित अपराध समूह का एक बहुत धनी प्रायोजक है। एक विशेष व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए केन ने अपराधी को अपने पीछे लाने के लिए एक सही बहाना ढूंढ लिया। युवा व्यक्ति का अपराधी का ध्यान आकर्षित करने का स्पष्ट उद्देश्य था। अगर अपराधी उसे ढूंढने आते तो उसे मायना जमोटो के ठिकाने के बारे में सुराग मिल सकते थे। केन एक परिचित जगह पर आराम से टहलता है। मदद की पुकार नायक को चौंका देती है। नायक घबराकर इधर उधर देखने लगता है। फिर वह रुक जाता है और दूर देखने लगता है। संतुष्ट होकर केन खुद से बात करता है। किसी को धन्यवाद देता है कि उसे यह मिल गया। एक अंधेरी गली में सूट पहने कई संदिग्ध लोग इकट्ठा हैं। कुछ लोग सुरंग के बाहर खड़े होकर धूम्रपान कर रहे हैं जबकि अन्य बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी दूर पर किशोरों का एक समूह एक स्पोर्ट्स कार के पास इकट्ठा है। एक बच्चा दूसरे से पूछता है कि पिछली रात की पार्टी कैसी थी। दूसरा बच्चा जवाब देता है कि उसने लड़की को बेच दिया क्योंकि वह उससे थक गया था। जमीन पर सुइयां और संदिग्ध छोटे बैग पड़े हैं। कुछ लड़कों ने इतनी जोरदार पार्टी की कि वे पूरी तरह से थके हुए लग रहे हैं। आस की एक कार की पिछली सीट पर एक लड़की लेटी हुई है। लड़की जागती है और बाहर की बातचीत सुनती है। एक तीखे चेहरे वाला किशोर लड़की से कहता है कि वे उसके जैसी लड़कियों के साथ बहुत मजा करते हैं। लड़का उसके चेहरे को पकड़ता है और एक वेब को पास लाता है। कहता है कि यह महंगा है और मुफ्त में नहीं होगा। लड़की डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले कि वह उसे वेब का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सके, उसके साथ ही चिल्लाता है और वह चौंक जाता है। वेब वाला लड़का देखता है कि क्या हो रहा है। एक आदमी अपनी जेब में हाथ डाले अपराधियों की ओर चल रहा है। हमारा लड़का केन अपने आसपास के गुंडों को देखता है। अपराधी बहुत आत्मविश्वासी हैं। उस युवक को ऐसे देख रहे हैं जैसे वह पागल हो। दूर से लड़का अभी भी लड़की का चेहरा पकड़े हुए है, दृश्य को देख रहा है। केन उन आदमियों की ओर मुस्कुराता है और उन्हें कचरा कहता है। नायक पास आता है। गंदे लोगों से कहता है कि वे बस गंदगी के ढेर हैं जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते। गुस्से में भरे गुंडे का सामना करते हुए हीरो कहता है कि वहां हर कोई सिर्फ कायरों का झुंड है। पहले से ही गुस्से में गुंडा और भी गुस्से में हो जाता है। वह पूरी ताकत से केन के चेहरे पर मुक्का मारता है। युवा को सबक सिखाने की चाह में वह आदमी लगातार एक के बाद एक मुक्के मारता रहता है। दूर से देख रहे कुछ गुंडे उस बच्चे की पिटाई देखकर हंसते हैं। चूंकि केन ने पलटवार नहीं किया, हमलावर पूछता है कि पहले की सारी बहादुरी की बातें कहां गईं। बिना चोट खाए नायक आदमी की मुट्ठी को हवा में ही पकड़ लेता है। युवक आदमी के हाथ को पकड़ते हुए दबाव डालता है। गुंडा दर्द से चिल्लाता है जैसे उसका हाथ कुचला जा रहा हो। उनके चारों ओर अपराधी स्थिति से परेशान हो जाते हैं। एक और गुंडा पीछे से केन पर हमला करने की कोशिश करता है। नायक जल्दी से अपनी स्थिति बदलता है और दूसरे आदमी को वहीं पर लात मारता है जहां उसे सबसे ज्यादा चोट लगती है। वह आदमी तुरंत गिर जाता है, दर्द से लकवाग्रस्त। लात की ताकत से गुंडा उड़ता हुआ दीवार से टकराता है जैसे एक रैगडॉल। गिरा हुआ वह आदमी पहले से ही बेहोश है। केन चारों ओर देखता है कि अगला कौन है।
चूंकि कोई नहीं हिलता, वह उस सभा की ओर चलने लगता है जिसे उसने अभी बर्बाद किया है। आत्मविश्वास से भरा नायक गुंडों से कहता है कि वह केवल अपनी रक्षा कर रहा है क्योंकि उन्होंने पहले उसे मारा। कोई जवाब न मिलने पर हीरो फिर से पूछता है कि क्या उन्होंने समझा कि यह लड़ाई उनके कारण हो रही है। गुंडे गुस्से में आ जाते हैं जब गुंडे युवा व्यक्ति की दुस्साहस पर क्रोधित हो जाते हैं। एक भीड़ के रूप में कायर उस युवा व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं। हालांकि केन प्रतिद्वंद्वी की पहल से उत्साहित है। यही तो वह चाहता था। पहला व्यक्ति तेजी से आता है, मारने के लिए तैयार। केन वार को चकमा देता है और वह आदमी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। युवा व्यक्ति उसके भागने से पहले उसका सिर पकड़ लेता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। दूसरा गुंडा पीछे से एक छोटे चाकू के साथ आता है। बिना किसी कठिनाई के युवा व्यक्ति हमले को चकमा देता है। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। केन उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और उसे उड़ाता है। वह आदमी गेंद की तरह उड़ता है और बाकी गुंडों को गिरा देता है, जैसे स्ट्राइक में होता है। शरारती किशोर समझने लगते हैं कि कुछ अजीब हो रहा है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अंधेरी गली के पार एक हलचल हो रही है। लड़कों में से एक एक छायादार आकृति की ओर मुड़ता है और उससे स्थिति संभालने के लिए कहता है। विकृत शैतानी दिखने वाला व्यक्ति कहता है कि वह इसे संभाल लेगा। शैतान आगे बढ़ता है, सोचता है कि जो भी यह अराजकता फैला रहा है वह जरूर मजबूत होगा। लेकिन जब वह बदसूरत व्यक्ति पहुंचता है तो वह पूरी तरह से चौंक जाता है। रहस्यमय युवा व्यक्ति के पैरों के पास आखिरी गिरा हुआ गुंडा पड़ा है। केन आराम से अपने कपड़े झाड़ता है। सभी गुंडे जमीन पर बिखरे पड़े हैं। शैतान नायक को पुकारता है और पूछता है कि वह आखिर है कौन। बिना पीछे मुड़े युवा व्यक्ति जवाब देता है कि वह बस एक राहगीर है। नए आए गुंडे का सामना करते हुए केन कहता है कि पार्टी बहुत शोरगुल वाली थी, इसलिए वे देखने आए कि क्या हो रहा है। नायक की ओर बढ़ते हुए शैतान उसे कहता है कि घमंड करना बंद करो। गुंडा पूरी रफ्तार से उस युवा व्यक्ति की ओर दौड़ता है। फिर से युवा व्यक्ति बस घूंसे से बच जाता है। केन जवाब में उस आदमी की पसलियों पर एक किक मारता है जिससे वह झुक जाता है। शैतान उड़ने से पहले नायक अपना हाथ बढ़ाता है और गुंडे को सिर से पकड़ लेता है। पूरी तरह से गुस्से में केन अपनी अंतिम चाल की तैयारी करता है। वह आदमी के चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वह टीम रॉकेट से भी दूर उड़ जाता है। शैतान पीठ के बल दीवार से टकराता है जहां किशोर हैं और वे अवाक रह जाते हैं, सोचते हुए कि यह आदमी आखिर है कौन। अब भी दृश्य को देखते हुए लड़के गुंडे के शरीर को निर्जीव रूप से जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। अब भी सदमे में अमीर बच्चे प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। उनमें से एक पार्टी से खाली बोतल उठाता है। किशोर समूह में अजनबी पर हमला करते हैं। शांत और संयमित युवा व्यक्ति स्थिर खड़ा रहता है, आने वाले दुश्मनों का इंतजार करता है। जैसे ही केन देखता है कि वे काफी करीब हैं, वह पहले लड़के की ठुड्डी पर अपरकट मारता है, फिर दूसरे लड़के के चेहरे पर थप्पड़, तीसरे के कान पर पैर और अंत में चौथे पर जोरदार थप्पड़। युवा व्यक्ति रुकता है यह देखने के लिए कि क्या कोई वापस उठने वाला है। कुछ नहीं। नायक के पीछे तेज रोशनी चमकती है जिससे वह चौंक जाता है। जब नायक मुड़कर देखता है, एक कार सीधे उसकी ओर आ रही होती है। स्टीयरिंग पर वाइप किड है। डरा हुआ किशोर एक्सेलरेटर पर पैर मारता है। हमारा युवा व्यक्ति परवाह नहीं करता और कार के सामने खड़ा रहता है। तेज गति से वाहन नायक के करीब आता है। केन कार को ऐसे देखता है जैसे वह एक स्कूटर हो। युवा व्यक्ति सिर्फ एक पैर से कार को रोक देता है, सामने के हिस्से को कुचलते हुए, और एक जोरदार धमाका पैदा करता है। वेप किड का चेहरा विंडशील्ड से टकरा जाता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। नायक उत्साहित दिखता है। उसे आखिरकार अपना लक्ष्य मिल गया है। केन सीधे ड्राइवर की ओर बढ़ता है। वह कार में हाथ डालता है, बच्चे को कॉलर से पकड़कर बाहर खींचता है और उसे वाहन से बाहर निकाल देता है, रास्ते में सब कुछ तोड़ते हुए। बच्चा उड़ता है और जमीन पर गिरता है। डरे हुए पिल्ले की तरह कांपते हुए गुंडा पास आते हुए युवक को देखता है। वेप किड बिना यह जाने माफी मांगने लगता है कि क्यों। काली मुस्कान के साथ केन अपने लक्ष्य के पास आता है, उसे चिंता न करने के लिए कहता है। खाली आत्माहीन नजर से नायक छोटे गुंडे से कहता है कि वह नहीं मरेगा। वेप को मना करने वाली लड़की चौंक कर जाग जाती है। उसके ऊपर वह कोई छत नहीं देखती, सिर्फ आकाश और कुछ धातु की बीम्स। पीड़िता जगह को पहचानते ही जल्दी से उठ जाती है। पास में खड़ा एक हुड पहने व्यक्ति पूछता है कि क्या वह आखिरकार जाग गई है। लड़की उस व्यक्ति से पूछती है जो पीठ किए खड़ा है कि वह कौन है। युवक उसे चुप रहने और वहीं रहने के लिए कहता है क्योंकि वह जो कर रहा है वह लगभग पूरा हो गया है। फिर वह कांपते हुए बच्चे योसुके की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह उससे सहमत है। केन योसुके से उसका फोन देने के लिए कहता है और बच्चा बस सिर हिलाता है और दे देता है। नायक गुंडे से पुष्टि करता है कि क्या उसका नाम योसुके मिता है। लड़का तुरंत पुष्टि करता है। हमारा युवा व्यक्ति और गहराई में जाना चाहता है। बच्चे से पूछता है कि उसके पिता क्या काम करते हैं। योसुके कहता है कि उसके पिता संसद सदस्य हैं और केन सोचता है कि अब तक सब कुछ जांच के अनुसार है। युवा व्यक्ति अमीर बच्चे के पास घुटनों के बल बैठता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पिता जानते हैं कि वह एक गुंडा है। कोई जवाब नहीं। फोन स्क्रीन पर हम देखते हैं कि बच्चे के पिता को कॉल किया जा रहा है। संसद सदस्य जवाब देते हैं। अपने बेटे से पूछते हैं कि वह कहाँ था और क्या उसे पता है कि समय क्या हो रहा है। हमारा नायक फोन कान पर लगाए सुनता है कि पिता बच्चे को पूरी डांट लगा रहे हैं। केन लाइन के दूसरी तरफ के व्यक्ति को पुकारता है जो भ्रमित लगता है। नायक बात करता रहता है और पिता से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि उनका बेटा किसमें शामिल रहा है। केन योसुके से जुड़े अपराधों की सूची बनाना शुरू करता है। उसके पिता को बताता है कि चूंकि अमीर बच्चा रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसे कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा युवा व्यक्ति संसद सदस्य को बताता है कि आसपास की सभी लग्जरी कारों के कैमरों से सबूत है। भ्रमित व्यक्ति पूछता है कि क्या केन पुलिस के साथ है।
नायक जवाब देता है कि वह सिर्फ एक राहगीर है, लेकिन उसके बेटे और उसके दोस्तों ने उसे भयानक चीजों से गुजारा। फोन को योसुके की ओर धकेलते हुए हमारा आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि वह मुआवजा चाहता है क्योंकि गुंडों ने ही सब कुछ शुरू किया था। दूसरी तरफ बच्चे का पिता पूछता है कि क्या यह सच है। हार मानकर प्ले बॉय बस अपने पिता से माफी मांगता है। इसके अलावा केन उस आदमी से कहता है कि इसके ऊपर यूसुके के नशे में उसे कुचलने की कोशिश का फुटेज भी है और डीलर और पीड़ित दोनों गवाह हैं। सांसद उससे पूछते हैं कि उसे कितने पैसे चाहिए। हमारा आदमी कहता है कि उसे लगभग 4 मिलियन रियास और पीड़ित को नुकसान न पहुंचाने का लिखित वादा चाहिए। पिता गुस्से में आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह मजाक कर रहा है। नायक जवाब देता है कि क्या वह चाहता है कि वह जो हो रहा है उसका लाइव स्ट्रीम शुरू कर दे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद सांसद